हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर, बात करते हैं आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16। और ये चैप्टर नंबर 16 जो होगा फाइनली 3 मार्क्स का होगा डियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर होगा। और चैप्टर नंबर 16 3 मार्क्स का है। इसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। और अगर अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर हिंदी में, अगर बोले तो अपन बोल सकते हैं त्रिविम रसायन। एक्चुअल में अपन त्रिविम समावता इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं त्रिविम रसायन। हिंदी में तो नाम है त्रिविम रसायन और इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है डियर। तो फाइनली हमको ये चैप्टर डिस्कस करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले क्लियर कर देता हूँ, ऑर्गेनिक चैप्टर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और फाइनली हम यहाँ पर सारा कुछ किसके बारे में पढ़ते हैं? आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ते हैं या समावयवता के बारे में पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता एक्चुअल में आपने 11th में थोड़ा पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो यहाँ पर भी अपन बात करना चाहेंगे समावयवता की, बट कौन सी? त्रिविम समावयवता। इट मींस हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और कौन सी आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो देखते डियर, स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग वगैरह डाल लीजिए आप। चैप्टर नंबर 16 है, 3 मार्क्स का है, स्टीरियो केमिस्ट्री है और हिंदी में बोलते हैं त्रिविम रसायन। क्वेश्चन जो बनता है 1+2 का बनता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसकी जो इंट्रोडक्शन है या अपन बोल सकते हैं कि जो आइसोमेरिज्म की जो हिस्ट्री है, समावयवता की जो हिस्ट्री है, वो देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो डियर ना, इधर अपन फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे। तो बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म was discovered by Liebig and Wohler in 1820। मतलब सबसे पहले समावयवता की जो खोज थी वो दो साइंटिस्ट के थ्रू की गई थी, जिसमें से एक का नाम था लिबिग और एक का नाम था वोहलर। और कितने में? 1820 में। ठीक है ना। हिंदी में भी मैं लिख सकता हूं समावयवता की खोज। समावयवता की खोज लिबिग एवं वोलर नामक वैज्ञानिकों द्वारा 1820 में की गई थी। 1820 में की गई। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकता है डियर यहाँ पर कि आइसोमेरिज्म की जो डिस्कवरी है वो कौन से साइंटिस्ट के थ्रू की गई थी। तो याद रखना है लिबिग एंड वोलर। और कौन से ईयर में की गई थी? 1820। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब उन्होंने कैसे की थी ये देखना। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक दो कंपाउंड लिए। एक था सिल्वर फुलमिनेट और एक था आपके सिल्वर साइनेट। ठीक है ना। तो एक तो था सिल्वर फुलमिनेट और एक था डियर सिल्वर साइनेट। तो सिल्वर फुलमिनेट का जो फॉर्मूला था वो तो था AgONC और सिल्वर साइनेट का जो फॉर्मूला था वो था AgCNO। बुक में गलत दे रखा है, AgONC दे रखा है, या सॉरी AgNCO दे रखा है, बट याद रखना साइनेट के केस में अपन CNO यूज करते हैं। तो सिल्वर साइनेट का फॉर्मूला था AgCNO और सिल्वर फुलमिनेट का फॉर्मूला था AgONC। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि आइसोमेरिज्म जो डिस्कवर की गया वो लिविंग और वॉलर साइंटिस्ट ने किया था। बट कैसे किया था? उन्होंने दो कंपाउंड लिए। एक लिया था सिल्वर फुलमिनेट और एक लिया था सिल्वर साइनेट। और देखा कि सिल्वर फुलमिनेट और सिल्वर साइनेट जो है, इन दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं अणु सूत्र। इन्होंने क्या देखा, इन दोनों कंपाउंड को लिया और इस पे एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट करने पर यह देखा उन्होंने कि इन दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला था वो तो सेम था। इट मीन समान था। और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम से मतलब है कि यहाँ जितने Ag है उतने ही Ag इसमें भी है, यहाँ जितने कार्बन है उतने ही कार्बन इसमें भी है, यहाँ जितने नाइट्रोजन है उतने ही नाइट्रोजन इसमें भी है, और यहाँ जितना ऑक्सीजन है उतने ही ऑक्सीजन इसमें भी है। तो उन्होंने क्या पाया, इन दोनों कंपाउंड के फाइनली दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है,
बट दोनों की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, दोनों की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज, इट मीन्स अगर हम इनके गुणों की बात करें तो वो गुण जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उन्होंने क्या देखा कि सिल्वर फुलमिनेट और सिल्वर साइनेट जो है दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज है या उनके जो गुण धर्म है वो क्या परस्पर भिन्न भिन्न है या डिफरेंट। पहली बात तो ये थी। सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट थे वो लिबिग और वोलर थे, जिन्होंने आइसोमेरिज्म को डिस्कवर किया था। और कैसे किया था उन्होंने, दो कंपाउंड लिए, सिल्वर फुलमिनेट और सिल्वर साइनेट, याद रखना नाम, ठीक है ना। सिल्वर फुलमिनेट फॉर्मूला Ag1C, सिल्वर साइनेट फॉर्मूला AgCnO। और दोनों कंपाउंड पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला था वो तो सेम था, बट दोनों की प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये तो काम किसका था, लिबिग और वोलर का। फिर इसके बाद क्या है, बर्जीलियस और वोलर ने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया और वो डिफरेंट कंपाउंड पे किया था। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा, फिर आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। तो डियर, फर्स्टली लिबिग और वोलर की बात हुई जिन्होंने आइसोमेरिज्म को डिस्कवर किया। अब फिर उसके बाद बात आती है दो और साइंटिस्ट, जिसमें से एक वोलर तो कॉमन ही था, बर्जीलियस, एक तो था आपके बर्जीलियस, बर्जीलियस एंड वोलर अगेन फाउंड दैट बर्जीलियस और वोलर साइंटिस्ट ने क्या पाया कि एक तो होता है अमोनियम साइनेट, क्या होता है, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट जिसका फॉर्मूला होता है डियर NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट। और एक था आपके यूरिया, क्या था, यूरिया, जिसका फॉर्मूला आपको पता है NH2CONH2। तो बर्जीलियस और वोलर ने क्या पाया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो अमोनियम साइनेट और यूरिया जो है, अगर हम उन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें, अगर हम उन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें, मोलिकुलर फॉर्मूला, और मोलिकुलर फॉर्मूला अगर अपन दोनों का निकालें तो टोटल नाइट्रोजन टोटल कार्बन इनको जोड़ दीजिए, तो कार्बन तो आपके एक है, हाइड्रोजन आपके 4 है CH4, और नाइट्रोजन आपके 2 है N2O। तो अगर आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे। दोनों में देखो कार्बन एक ही है, इसमें भी कार्बन एक है, इसमें भी कार्बन एक है। फिर दो इसमें देखो हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 4 तो CH4, इसमें नाइट्रोजन 2 है, इसमें नाइट्रोजन 2 है N2, और एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन। तो अगर मैं दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करूं तो दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, जो अणु सूत्र है, वो क्या है, सेम। बट उन्होंने क्या देखा कि जो अमोनियम साइनेट और यूरिया जो है उन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। लिबिग और वोलर ने तो क्या किया था, सिल्वर फुलमिनेट और सिल्वर साइनेट पर एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फिर उसके बाद बर्जीलियस और वोलर ने इन दो कंपाउंड पर एक्सपेरिमेंट किया, अमोनियम साइनेट पर और यूरिया पर, और उन्होंने भी बताया कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लिबिग और वोलर ने ये क्लियर नहीं किया था कि फिजिकल और केमिकल दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बस उसने तो बोल दिया कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। बट इन दोनों ने क्या बोला कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या डिफरेंट है, फिजिकल मतलब भौतिक और केमिकल रासायनिक। तो बर्जीलियस और वोलर ने तो ये पाया कि अमोनियम साइनेट और यूरिया जो है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हो गए, एक लिबिग वोलर का हो गया और एक बर्जीलियस वोलर का हो गया। लिबिग और वोलर ने सिल्वर फुलमिनेट और सिल्वर साइनेट पर किया और बर्जीलियस और वोलर ने अमोनियम साइनेट और यूरिया पे किया। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट को लेकर एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था गैलुसेक। तो गैलुसेक ने यह सजेस्ट किया कि यहां पर इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंट है वो एक्चुअल में इन कंपाउंड्स में
एटम के जो जुड़ने का जो तरीका है या एटम्स का जो मोड ऑफ अटैचमेंट है उसमें डिफरेंट है। इट मींस इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस आ रहा है वो इन कंपाउंड्स में जो एटम्स है उनके मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट की वजह से आ रहा है। ये किसने सजेस्ट किया? गेलुसेक ने। ठीक है ना, तो उस पॉइंट को भी अपन लिख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उस पॉइंट को भी मैं नोट करवाता हूं। वन बाय वन अपन सभी को नोट करेंगे, नोट कीजिए। हाँ तो डियर ये दो एक्सपेरिमेंट हो गए, एक सिल्वर फुलमिनेट और एक सिल्वर साइनेट पर हुआ, और एक आपके अमोनियम साइनेट और यूरिया पर हुआ। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को लेकर गेलुसेक नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या सजेस्ट किया देखना। तो बात आती है गेलुसेक suggested that differ in properties of such compounds is due to differ in mode of attachment of elements. गेलुसेक ने सजेस्ट क्या किया उन दोनों एक्सपेरिमेंट को लेकर कि इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में उनमें जो एलिमेंट्स का जो मोड ऑफ अटैचमेंट है उसमें डिफरेंट की वजह से। ठीक है ना, तो अपन इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, गेलुसेक ने यह बताया कि इन यौगिकों के गुणधर्मों में भिन्नता इनमें तत्वों के जुड़ने के तरीके में भिन्नता के कारण आगे बात समझ में डियर। तो गेलुसेक ने क्या बताया कि इन यौगिकों के गुणधर्मों में जो भिन्नता होती है वो इनमें तत्वों के जुड़ने के तरीके में भिन्नता के कारण होती है। अब उसने इसको एक एग्जांपल से क्लियर किया, और वो एग्जांपल क्या था, लुक एट दिस। उसने क्या किया, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C2H6O और इससे रिलेटेड दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले देखे, ये अणुसूत्र लिया और इससे संबंधित दो संरचनात्मक सूत्र देखे, जिसमें से एक संरचनात्मक सूत्र तो उसने देखा CH3CH2 एंड इट इज OH, और दूसरा जो था वो था CH3OCH3। तो उसने क्या किया, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया और उससे रिलेटेड दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिए, और फिर दोनों पे एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि इन दोनों के अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है बट दोनों अलग अलग कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी मैं कैटेगरी देखूं तो ये तो था आपके एल्कोहल, OH ग्रुप है इसलिए एल्कोहल, और ये जो था ये था आपके ईथर, क्योंकि O ग्रुप है इसलिए ईथर। तो ये वाला कंपाउंड तो एल्कोहल फैमिली का है और ये वाला कंपाउंड ईथर फैमिली का है। अब ये दोनों जो है, क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो ऑफ कोर्स, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है तो H2, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है तो H6, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन तो OH। तो गेलुसेक ने क्या बताया कि इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट इनमें एलिमेंट्स के जो जुड़ने का तरीका है वो भिन्न भिन्न है। तो यहाँ आप देखोगे कि एलिमेंट्स के जुड़ने का तरीका डिफरेंट है, यहाँ भी एलिमेंट्स के जुड़ने का तरीका डिफरेंट है, और जब इन एलिमेंट्स के जुड़ने का तरीका डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये किसने सजेस्ट किया? गेलुसेक। क्योंकि आप देख रहे हो
दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, अणु सूत्र तो समान है, बट दोनों में तत्वों या एलिमेंट्स का जो जुड़ने का तरीका है, मोड ऑफ अटैचमेंट, वो ऑफ कोर्स डिफरेंट है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए किस तरीके से जुड़ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन देखिए किस तरीके से जुड़ रहा है। तो इस मोड ऑफ अटैचमेंट में डिफरेंस के कारण ही इन दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। अब कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं और सपोज मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में इसकी ले लेता हूं फिजिकल स्टेट। क्या ले लेता हूं? फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट क्या है? भौतिक अवस्था। और एक्चुअल में फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुणधर्म है। तो अगर आप इस वाले कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पर देखोगे तो ऑफ कोर्स इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी डियर? लिक्विड। कैसी होगी? लिक्विड मतलब द्रव। और अगर हम एक केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कोई सी भी केमिकल रिएक्शन। तो मान लीजिए मैं केमिकल रिएक्शन में इसकी रिएक्शन करवा देता हूं सोडियम के साथ, तो CH3CH2OH एंड प्लस Na। तो जैसे ही मैं सोडियम के साथ इसको रिएक्ट करूंगा तो ऑफकोर्स यहाँ रिएक्शन पॉसिबल होगी, रिएक्शन पॉसिबल होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो पहले तो उसने क्या करा, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, देख लिया कि भैया इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में उसने उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दी तो देखा कि रिएक्शन हो रही है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी उसने इस कंपाउंड के लिए देखना चाहिए, तो उसने क्या किया, इसके लिए फिजिकल स्टेट देखी कि भैया रूम टेम्परेचर पर ये वाला कंपाउंड कैसे दिखाई देता है। तो पता चला कि फिजिकल स्टेट जो थी रूम टेम्परेचर पर इसकी वो क्या थी? गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी में यही वाली रिएक्शन उसने इस ईथर के साथ कराना चाहिए। और जब ईथर के साथ कराना चाहिए CH3OCH3 प्लस Na, तो पता चला कि यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, मतलब नो रिएक्शन। तो गैलुसेक ने क्या बोला, इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट दोनों में एलिमेंट्स के जुड़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, या मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। और जब वो मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। दैट्स इट। ये किसने बोला? किसने बोला? रूपा। रूपा किसने बोला? गैलुसेक। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ फिजिकल स्टेट देखी, यहाँ फिजिकल स्टेट देखी, देखो डिफरेंट आ रही है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी देखी सोडियम के साथ रिएक्शन करवा के, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी देखी सोडियम के साथ रिएक्शन करवा के, तो यहाँ तो रिएक्शन हो रही है, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? डिफरेंट है। ये किसने सजेस्ट किया? गैलुसेक। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में, इसके बाद फिर सबसे लास्ट में बर्जीलियस ने, किसने? बर्जीलियस ने फाइनली इस फिनोमिना को इंट्रोड्यूस किया और इस पूरे फिनोमिना को क्या नाम दे दिया उसने? आइसोमेरिज्म। इट मींस हम बोल सकते हैं कि आइसोमेरिज्म जो नाम दिया गया वो तो बर्जीलियस के थ्रू दिया गया, और उसकी जो डिस्कवरी की गई वो फाइनली लिबिग और वॉलर के थ्रू की गई। ठीक है? अब बर्जीलियस ने किस तरीके से किया था इसको पूरा नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। नोट कीजिए। हाँ तो भैया ये गैलुसेक का एक्सपेरिमेंट हुआ, और गैलुसेक के एक्सपेरिमेंट के बाद फिर ये देखा गया कि अगर किसी भी यौगिक को आइडेंटिफाई करना है या किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है तो केवल उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना भी कंपलसरी है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी यौगिक की पहचान के लिए अणु सूत्र से काम नहीं चलेगा, अणु सूत्र के साथ साथ उसके संरचनात्मक सूत्र की भी क्या होगी? आवश्यकता होगी, तभी हम उस कंपाउंड को पहचान पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहचानेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं डियर, कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा C2H6O, बट इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप ये नहीं बता सकते हो कि ये एल्कोहल है या ईथर है। अणु सूत्र आपको दे दिया C2H6O, बट केवल इसकी हेल्प से आप ये नहीं बता सकते हो कि भैया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्कोहल का है या ईथर का है, या कंपाउंड जो है वो ईथर है या एल्कोहल है। आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या संरचनात्मक सूत्र लिख दिया मैंने CH3CH2OH। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दोनों की हेल्प से ही हम बोल पाएंगे कि ये कंपाउंड एल्कोहल है, या इस अणु सूत्र और संरचनात्मक सूत्र दोनों की ही
हेल्प से हम ये कह पाएंगे कि ये एल्कोहल है, अदरवाइज हम केवल इसकी हेल्प से नहीं बोल सकते कि ये एल्कोहल है। तो इसलिए बोला गया है कि किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों कंपलसरी होता है, ठीक है ना। और इसी को लेकर जो बर्जीलियस साइंटिस्ट था उसने इस फिनोमिना को इंट्रोड्यूस किया और फाइनली इस फिनोमिना को क्या नाम दे दिया, आइसोमेरिज्म। ये लिखा है, दिस फिनोमिना वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड आइसोमेरिज्म नेम वाज गिवन बाय बर्जीलियस। अर्थात हम बोल सकते हैं इस परिघटना को बर्जीलियस ने समावयवता नाम दिया। और समावयवता का मतलब या आइसोमेरिज्म का मतलब आप समझ ही गए हो कि मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस फिनोमिना को जो आइसोमेरिज्म नाम दिया था वो बर्जीलियस ने दिया था। इस फिनोमिना को जो डिस्कवर किया था वो लिबिग और वॉलन ने किया। तो मैंने पूरी हिस्ट्री आपके सामने लिख दी है किसकी, आइसोमेरिज्म की या समावयवता। ठीक है डियर। अब फिर हम फाइनली अब आगे देखेंगे कि एक्चुअल में समावयवता या आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर ये कितने टाइप्स की होगी उसका एक चार्ट देखेंगे और फिर फाइनली इसको पढ़ने के बाद हमारे जो चैप्टर का नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। नोट डाउन। तो डियर बात करते हैं अपन अब आइसोमेरिज्म या समावयवता की परिभाषा या डेफिनेशन की। ऑलरेडी अंडरस्टूड डियर, आपने बहुत बार पढ़ चुके हो कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। आगे मैं एक बार और बता देता हूं आपको आइसोमेरिज्म मीनिंग। तो बोल सकते हैं मोर देन वन कंपाउंड्स, more than one compounds which having ठीक है ना। हिंदी में बोल सकते हैं अपन एक से अधिक ऐसे यौगिक, एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनके, बस यहां से जोड़ा इसको। अब क्या क्या देखना, फर्स्ट पॉइंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मींस बोल सकते हैं अपन अणुसूत्र समान, ठीक है। और सेकेंड है बट डिफर इन फिजिकल और केमिकल और फिजिकल एंड केमिकल बोथ प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं भौतिक या रासायनिक, या भौतिक एवं रासायनिक दोनों, गुणधर्मों में भिन्नता। ये बात है। क्या बोला गया है यहाँ पर कि वे मोर देन वन कंपाउंड्स which having same molecular formula but differ in physical or chemical both the properties। क्या बोल सकते हैं, एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो पर उनके भौतिक या रासायनिक दोनों गुणधर्मों में क्या हो, भिन्नता हो। क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड, बोल सकते हैं अपन आर कॉल्ड आइसोमर्स and the phenomena is known as isomerism, तो क्लियरली एक बार बोलते हैं अपन कि मोर देन वन कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
but differ in physical or chemical or physical and chemical both the properties are called isomers and the phenomena is known as isomerism. हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग चले तो एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके भौतिक या रासायनिक या भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों गुणधर्मों में भिन्नता हो परस्पर समावयवी कहलाते हैं एवं इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। यह तो अपन ने काफी बार पढ़ी है डेफिनेशन, तो आगे ना आपको एक बार और बता दी मैंने कि एक्चुअल में आइसोमेरिज्म या समावयवता किसे कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी कभी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ ही लिया आपसे डिफाइन आइसोमेरिज्म या समावयवता को परिभाषित कीजिए, तो फाइनली आपको ये बताना। अब इसमें अगर एग्जाम्पल देना है तो वो गैलुसेक वाला एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, C2H6O वाला। कौन सा? C2H6O वाला। तो C2H6O वाला आप एग्जाम्पल दे दीजिए, वही एक एल्कोहल बना दीजिए, एक ईथर बना दीजिए। एल्कोहल की फिजिकल स्टेट केमिकल प्रॉपर्टी, ईथर की फिजिकल स्टेट केमिकल प्रॉपर्टी, पूरा आप इस आइसोमेरिज्म के साथ एज अ एग्जांपल की फॉर्म में उसको देख सकते हैं। ठीक है डियर, तो ये तो हमने आइसोमेरिज्म को पूरा डिफाइन किया, कंप्लीटली नोट कर लेना। अब हम फाइनली आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है वो देखेंगे बाय द चार्ट। एक मैं चार्ट इधर प्रिपेयर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखना है। ठीक है डियर, आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन उसको देखते हैं। नोट डाउन फास्ट, जल्दी से आमा। हाँ तो डियर, अब बात करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। ऑलरेडी अंडरस्टूड है, चार्ट आपने 11th क्लास में भी बनाया है। बता देता हूँ मैं आपको इधर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म या समावयवता के प्रकार। जनरली आइसोमेरिज्म या समावयवता जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इट मींस संरचनात्मक समावयवता, एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मींस त्रिविम समावयवता। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके फिर सब टाइप्स होते हैं। पढ़ा है आपने 11th क्लास में, चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समावयवता बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समावयवता बोलते हैं, मेटामेरिज्म मध्यावयता बोलते हैं, और टोटोमेरिज्म चलावयवता बोलते हैं। और अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अपन टाइप्स देखें, सब टाइप्स देखें, तो एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जिसको हिंदी में बोलते हैं विन्यासी समावयवता, और एक होती है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में संरूपण समावयवता। अब ये जो कॉन्फिगरेशनल है ए वाली, ये फिर 2 टाइप्स की होगी, ज्योमेट्रिकल इनमें ज्यामितीय समावयवता, और ऑप्टिकल में प्रकाशिक समावयवता। तो अभी देखो अपन ने चैप्टर नंबर 9 जो पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, वहां अपन ने जो आइसोमेरिज्म देखी थी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखी थी, एक कार्बनिक यौगिक में देखी थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसर्ग संयोजक यौगिक क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक है, तो उसमें अपन ने आइसोमेरिज्म देखी थी। बट अब हम आइसोमेरिज्म जो पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, मतलब कार्बनिक यौगिक में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पूरा कुछ किसका रोल होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा। ठीक है, तो देखो यार, ये वाली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, संरचनात्मक समावयवता, ये तो अपन 11th क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए यहाँ 12th में अपन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है। बट हमको केवल 12th क्लास में कौन सी पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, इट मींस त्रिविम समावयवता। पूरी डिटेल हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कि भैया कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है ना। फिर अपन कॉन्फिगरेशनल के टाइप्स देखेंगे, ज्योमेट्रिकल क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, पूरा डिटेल किसका पढ़ना है अपन को? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इट मींस त्रिविम समावयवता। तो अब डियर अपन इसके जस्ट बाद इस चार्ट को आप बना लीजिए, इसके जस्ट बाद अपन स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको बेटा? हाँ हाँ, यू आमा के पास वाला क्या कर रहा है? इधर आइयो, आइयो आइयो, इधर आइयो, गलवा दूंगा बेटा एक। हाँ, बात नहीं करना है क्लास के बीच में, बढ़िया से पढ़ो, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो, ठीक है ना। नोट कर ले, कर ले नोट, जल्दी से नोट कीजिए सभी, ये बताते हैं आपको आगे। तो डियर, अब बात आती है इस चैप्टर में जो मेनली हमको पढ़ना है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इट मींस त्रिविम समावयवता। पूरा डिटेल त्रिविम समावयवता का मटा है, एक्चुअल में क्या होता है बताता हूँ। तो पहले तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर रहे हैं और फिर आपसे पूछेंगे एंड टू एंड, आपसे पूछूंगा, ओके, गुड लक। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मींस क्या होता है डियर, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन आप नोट कर लेना इसकी जो मैं बता रहा हूँ। मोर देन वन कंपाउंड्स, मोर देन वन कंपाउंड मतलब एक से अधिक ऐसे यौगिक, हमेशा मोर देन वन है, मोर देन वन कंपाउंड्स which having, 2
मतलब एक से अधिक ऐसे यौगिक फर्स्ट विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल, दोनों की बात है, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम हो। हिंदी में लिखे तो अणु सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र, एवं संरचनात्मक सूत्र समान, दोनों समान। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड, डिफर इन रिलेटिव पोजीशन, डिफर इन रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन of atoms or groups in 3D, in 3D या in spatial या in space बोल सकते हैं, in 3D और ब्रैकेट में अपन बोल सकते हैं in space। और हिंदी में अगर बोले डियर तो लिख सकते हैं जिनके परमाणुओं या समूहों की त्रिविम व्यवस्था, इसको बोलते हैं 3D, भिन्न भिन्न हो, जिनके परमाणु समूह की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स, and the phenomena is known as स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ये देखिए, और क्वेश्चन आता भी है एक नंबर के अकॉर्डिंग, किताब में भी है इसका क्वेश्चन कि त्रिविम समावयवता किसे कहते हैं या व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो डियर ये डेफिनेशन अपनी हो गई, मोर देन वन कंपाउंड्स व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स आर ग्रुप्स इन 3D or in space are called स्टीरियोआइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियोआइसोमर्स। अर्थात हम बोल सकते हैं एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र तो समान हो, परंतु जिनके परमाणु या समूह की त्रिविम व्यवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, स्टीरियोआइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, एवं इनके इस गुण को त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से क्लियर कर दूं मैं इसमें, एक्चुअल में स्टीरियोआइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की है, कॉन्फिगरेशनल है और एक कन्फर्मेशनल है। ठीक है ना, तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं जो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखना, बताता हूं मैं आपको। एक कंपाउंड अपन लेते हैं 2 ब्यूटीन, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं अपन C4H8। क्या ले रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H8। आपको ये एल्किन फैमिली को फॉलो करेगा बिकॉज CnH2n वाला फॉर्मूला है C4H8, और मैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड दैट इज CH3। इसका नाम अपन लिख सकते हैं डियर 2 ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन। अब इसके मैं 2 स्टीरियो आइसोमर बनाऊंगा। कितने बनाऊंगा? 2 स्टीरियो आइसोमर बनाऊंगा। पहला CH3 CCH3 या सॉरी H डबल बॉन्ड CH3 एंड दैट इज H। दूसरा बनाऊंगा वापस से CH3 CH
डबल बॉन्ड C H and that is CH3। अब मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है। क्यों स्टीरियो आइसोमर है? देखना, दोनों को अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C4H8। चेक कर लो, इसमें 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें 8 हाइड्रोजन, इसमें भी 8 हाइड्रोजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। साथ ही साथ दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, संरचनात्मक सूत्र भी समान है, क्योंकि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ देखे तो sp2 और यहाँ देखे तो sp2, तो सीधी सी बात है इसका भी स्ट्रक्चर प्लेनर होगा और इसका भी स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, बिकॉज sp2 है समतल त्रिकोणी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 संकरण में। तो इसकी संरचना भी कैसी है? समतली। इसकी भी संरचना कैसी है? समतली। तो देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, साथ ही साथ दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी समान है, अणु सूत्र भी समान है और संरचनात्मक सूत्र भी समान है, बट दोनों में अगर मैं एटम या ग्रुप की पोजीशन देखता हूं तो वो डिफरेंट है ऑफ कोर्स। तो देखिए इस वाले में दोनों CH3 डबल बॉन्ड के सेम साइड में, दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड में, बट इस वाले में देखोगे तो दोनों CH3 डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड में, और यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड में। तो यहाँ देखो जो एटम्स या ग्रुप की जो रिलेटिव पोजीशन है 3D में, 3 डायमेंशनल में, वो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, या सेम साइड में या डिफरेंट साइड में। इट मींस मैं बोल सकता हूं या परमाणु समूह की जो आकाशीय व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? त्रिविम समूह, स्टीरियो आइसोमर्स। और इस पूरे फिनोमिना के ऊपर क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावेशिता। ठीक है डियर, तो ये तो था डेफिनेशन किसकी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डेफिनेशन विद एग्जांपल, या त्रिविम समावेशिता किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण। दैट्स इट। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो टाइप है बेटा उसको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक है कौन सा? कन्फर्मेशनल। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कीजिए फर्स्ट। तो डियर बात आती है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समवायता के प्रकार। 2 टाइप्स की होती है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जिसको हिंदी में बोलते हैं विन्यासी समवायता। अब डेफिनेशन देखिए डियर क्या होगी, ध्यान से सुनना। मोर देन वन कंपाउंड्स which cannot be converted into one another at room temperature are called configurational isomers and the phenomena is known as configurational isomers। मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड होंगे, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होंगे, बट अगर आप एक दूसरे को रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहोगे ना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं वह कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वहां फ्री रोटेशन नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। जितने भी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है वहां कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है या उस कार्बन कार्बन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन नहीं होगा, क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो उस कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर हम उन दोनों आइसोमर्स को या कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग एक साथ एक ऐसे यौगिक जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित नहीं होते, विन्यासी समवायी भी कहलाते हैं और इनके गुण को विन्यासी समवायिता कहते हैं। तो सारा कुछ जो खेल है ना वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड का है। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड है उसके सापेक्ष अगर मुक्त घूर्णन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, तब तो वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर फ्री रोटेशन नहीं होते हुए अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, प्रतिबंधित घूर्णन हो रहा है, तो फिर वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट या कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ भी क्या होता है, जितने भी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं वहां कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में वहां फ्री रोटेशन नहीं होता, इट मींस मुक्त घूर्णन नहीं होता। कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इट मींस प्रतिबंधित घूर्णन होता है। और उस प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ही कॉन्फिगरेशनल आइसोमर को एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? 100 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप कॉन्फिगरेशनल आइसोमर को या विन्यासी समवायी को एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये ऊर्जा जो है ये कमरे के ताप पर या रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती।
और जब इतनी ऊर्जा अवेलेबल ही नहीं होगी, उपलब्ध ही नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर, तो फिर रूम टेम्परेचर पर फाइनली कॉन्फिगरेशन आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो बात आती है कि कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स जो होते हैं वहां कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और अगर उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को आपको फिनिश करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आपको रूम टेम्परेचर पर उपलब्ध नहीं हो पाती, इट मींस अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। दैट्स इट डेफिनेशन। ओके, ये तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई। इसी तरीके से हम किसकी देखेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की भी डेफिनेशन देखेंगे। बट अभी आप ये याद रख लेना कि इनके रोटेशन के लिए, एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। ओके डियर, सेकंड टाइप से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का लिखा हुआ है, एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है, याद कर लेना अच्छे से। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म है सर्वरूपर समावयव बताओ, तो थोड़ा सा बस उल्टा करना है, कॉन्फिगरेशनल का उल्टा करना है। मोर देन वन कंपाउंड्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। या एक से अधिक ऐसे यौगिक जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं सर्वरूपण समावयवी कहलाते हैं, और इनके गुण को सर्वरूपण समावयवी। कॉन्फिगरेशनल तो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे, बट ये रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या होता है, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं या सर्वरूपण समावयवी होते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके सापेक्ष फ्री रोटेशन होता है या मुक्त घूर्णन होता है, और उस फ्री रोटेशन या मुक्त घूर्णन के कारण ही ये रूम टेम्परेचर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इनके कन्वर्ट होने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो लेस एनर्जी रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, और उसके इजीली अवेलेबल होने की वजह से ही ये जो आइसोमर होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है डियर। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है उसका फिर डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर अपना कंटिन्यू होगा, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना है ना, थैंक यू।